हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स बाय शैलेंद्र रोहिला सर। देखिए बच्चों, हम आपके लिए जो प्लेटफॉर्म लेके आए हैं वो इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि आपको क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही आपको काम की चीज़ें बहुत इजी लैंग्वेज के साथ प्रोवाइड कराई जाएं, अच्छे मटेरियल के साथ प्रोवाइड कराई जाएं। इसके लिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो 100% सेटिस्फेक्शन का हम प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी टीम पे हमारी मेहनत पे भरोसा है। देखिए बच्चों, मैं कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं गुरुजी 4.0, बेटा उसके लिए कुछ समरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ अपनी क्लास शुरू करने से पहले। बेटा जो हमारा अभी क्लासेज आप ले रहे हैं फिजिक्स क्लासेस, तो ये जो कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, पहली बात तो आपको साइंस का हर सब्जेक्ट के बारे में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, हमारे टीम में और भी हैं, पर आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी हमारे जो टीचर्स हैं हमारी टीम में, तो वो भी आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टाइम पे। अब देखो बेटा, आपको कुछ ऐसी एडवांटेज, ऐसे कुछ फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ जो आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं, और बहुत ही कम कीमत पे। आप बेटा कोई कोचिंग भी करने जाते हैं, कोई कोचिंग भी आप किसी सब्जेक्ट की करने जाते हैं, तो बेटा वहाँ पे मिनिमम मैं मानता हूँ कि आपके पर मंथ 2,000 से 3,000 से कोई 5,000 भी ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं। ठीक है, अगर अपना शहर छोटा है, कम शहर, आपका छोटा शहर है, तो वहाँ पे बेटा वहाँ के हिसाब से आपके मान लीजिए चार्जेस कम हो जाते हैं। कोई अगर मेट्रो सिटी में कोई स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि फिजिकली आप जब जाते हैं तो जितने में हम कोर्स करवा रहे हैं इससे ज़्यादा का तो आप मेरे ख्याल से गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत ही कम कीमत पे आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और यूं हम पब्लिकली बात करते हैं तो अपने को यूं राय देने वाले यूं भी कहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नुकसान है, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बराबरी आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग फॉर्मेट है, किंतु ऑनलाइन में बच्चा घर बैठ के अगर क्लास वाली फीलिंग अगर वो ले रहा है और उसको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो घर पे ही अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो उसको जाने आने में जो समय उसका खराब हो रहा है, तो एक तो वो टाइम बचता है उसका, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए तो टाइम ही सब कुछ है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही लेके चलते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको पढ़ने का समय ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि जितना आप टीचर से पढ़ के आते हैं बेटा, सेल्फ स्टडी में आप कितना टाइम दे पाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम शेड्यूल को हमने कैसे मैनेज किया है। तो आप क्लासेस लेते हैं तो ऑनलाइन में एक तो जाने आने का समय बच जाता है, जितना आपका आने जाने में फ्यूल वगैरह खर्च होता है वो सारा बच जाता है। तो हम आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा कोर्स, तो सब्जेक्ट कोर्स है हमारा। जो शुरुआती कीमत हमने रखी है वो रखी है 999, 1,000 रुपये से भी 1 रुपये कम। 999, 999 में अब मिलने वाला क्या है? ठीक है, क्योंकि आपके जो कोर्स का पेमेंट करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बाकी रियलिटी आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस कोर्स का प्राइस ज़्यादा है, किंतु अभी ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो शुरुआती कीमत में आपको हम आपको बहुत ही कम कीमत में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो शुरुआत में हमसे जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उनको ये प्रॉफिट मिलने वाला है। तो देखिएगा, आपको मिलने वाला क्या है बेटा, आपको वीकली टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आपका एक हमारे जितना भी अपना सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे जुड़ेंगे हमारी ऐप से, तो उसमें एक बेटा व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपके जितने भी अपने टीम में जितने बच्चे जुड़ेंगे, उसमें टीचर्स भी होंगे और बच्चे भी होंगे। तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आपको हमसे कम्युनिकेशन करना है तो हम उसमें कम्युनिकेट भी करेंगे। तो वीकली टेस्ट भी आपके होंगे, उनके रिजल्ट्स भी आपको शो किए जाएंगे ऐप पे। ठीक है, टेस्ट से अपने को थोड़ा सा पता भी चलेगा कि जितना हम क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें जब टेस्ट आता है तो टेस्ट में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। बेटा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे भी डिस्कशन होगा, वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपको।
पैनल पीडीएफ है जो आपको पढ़ाया जा रहा है पैनल पे, वो सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वही चीज़ आपको हैंड रिटन नोट्स में भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप उसका आसानी से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा ये चाहता है कि मेरे को हार्ड कॉपी मिले, तो हार्ड कॉपी आप पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। 1-to-1 गाइडेंस, तो बेटा हम वीकली एक क्लास ऐसी भी लगाने वाले हैं जिसमें हम लाइव कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये चीज़ आपको पूरा एक पैकेज हम देने वाले हैं, यानी जो बच्चा हमसे जुड़ेगा, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेगा, तो मैंने कहा ना कि फुल सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो आपको कहीं भी 1% भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे जुड़े हुए हैं, तो बेटा आपको यह समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कि आपको कहीं भी ये लगे कि मैं अगर फिजिकली अगर ट्यूशन कहीं पे लेता या किसी टीचर के पास पढ़ने जाता तो मेरे को ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलती। आप जो भी फिजिकल ट्यूशन पे जो भी आपको मिलता है बेटा, वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 से जुड़ने के आपको मैंने कुछ फ़ायदे बताए। तो बेटा फाइनली हमको क्या चाहिए? फाइनली आपको रिजल्ट चाहिए। हमको भी आपको पढ़ाने के बाद हमारी मेहनत हमको कहाँ दिखेगी? आपके रिजल्ट से दिखेगी। तो हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड ही क्लास को रखने वाले हैं। हम चाहते हैं आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ में ये महसूस करें कि हमारे बच्चा जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है, आज मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं बेटा, जिनके ऐड बहुत बड़े बड़े नामी हस्तियां करती हैं, और इतने ऐड करने के बाद वो सारा अमाउंट कहाँ से आता है बेटा? आपकी, यानी वो अपना जितना भी खर्चा करते हैं तो उसी हिसाब से वो आपसे फीस भी उसी हिसाब से लेते हैं। किंतु आपको यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं मिल रही हैं। कई बार हम देखते हैं कि भाई कई बार हम देखते हैं वीडियो, ऐसी रील्स देखते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म तो इसीलिए फेमस हो गए हैं, वहाँ पढ़ाई के अलावा सारी बातें होती हैं। उनकी छोटी छोटी रील्स हमारे सामने आती हैं, तो अब उसमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई टीचर ने जोक सुना दिया और उस जोक का वायरल कर दिया और कोचिंग में भीड़ हो गई। तो ये तो बड़ा अजीब सा देखने पे लगता है कि भाई टीचर को वायरल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जबकि बेटा रियलिटी ये है कि जब बच्चा इनिशियली किसी टीचर से कनेक्ट होता है तो वो पढ़ाई के कारण होता है, ठीक है, स्टडी की वजह से होता है। तो मेन जो अपना फोकस पॉइंट है वो स्टडी है। तो हम चाहते हैं कि आप जिस उद्देश्य के साथ, जिस पर्पज़ के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमसे जुड़ें, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा लुभावनी बातें तो हम नहीं कर पाएंगे, ये एक सच्चाई है जो हम शुरू में ही आपको अवगत करा रहे हैं। तो हम केवल और केवल पढ़ाई की ही बातें आपसे करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, आप जुड़ें गुरुजी 4.0 के साथ। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको फुली सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको मज़ा आने वाला बेटा क्लासेज में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने साथियों को भी बेटा इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कस करें, ठीक है। और जितने ज़्यादा अपने टीम में जितने अच्छे बच्चे, यानी जितना अच्छा अपना कंपटीशन होगा, क्योंकि मान लीजिए अपनी टीम में बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको भी अपना लेवल रियलिटी में पता चलेगा कि इतने हज़ार बच्चों में हम कहाँ पर हैं। चलो देखते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में अपना क्या चल रहा था बच्चों? गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ हम स्टडी कर रहे थे। तो गॉस लॉ में कुछ समरी मैंने यहाँ पे यूज़ किया आपके लिए। तो गॉस लॉ में हम जानते हैं बेटा, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके देता है हमें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ आपके सामने है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द नेट चार्ज इनक्लोड बाय द सरफेस। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो ई डॉट डी ए, यहाँ पर डी ए क्या है? यहाँ पर डी ए वही एरिया, अपना एरिया वेक्टर हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्यू इनक्लोड का मतलब जो आपने क्लोड सरफेस ली है उसका चार्ज हो गया, एंड एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। इसी को ई डॉट डी ए को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। तो इसका सिंबल फाई है, फाई ई भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है।
इनक्लोड चार्ज को यहाँ कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो किसी बुक में स्मॉल क्यू ले लेते हैं, किसी बुक में कैपिटल क्यू ले लेते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एप्सिलॉन नॉट आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, परमिटिविटी भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है बेटा कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो शुरू करते हैं। ये गाउस लॉ हम स्टडी कर चुके थे कल, तो लास्ट क्लास में गाउस लॉ स्टडी कर लिया था। फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया ताकि न्यूमेरिकल्स आप करें तो फॉर्मूला आपको साइड में रिमाइंड हो जाए। तो एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स और भी ले रखे हैं आपके लिए हमने। तो देखिए बेटा, एनसीईआरटी का ही फर्स्ट लेसन का 16 जो क्वेश्चन है वो आपका गॉस लॉ पे बेस्ड है। तो इसमें ये कह रहा है बेटा, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स है। मेन चीज है बेटा कि गॉस लॉ लगेगा कि नहीं। तो गॉस लॉ लगेगा कि नहीं तो आपको ध्यान रखना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ए क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस पे ही एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे बॉक्स जो वर्ड है वो हमारे काम का है। इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कोई सरफेस है तो उस सरफेस से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, तो वो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकलती है, इसलिए उस फ्लक्स को क्या कहते हैं बेटा, आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव फ्लक्स भी कहते हैं। थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो अपने को क्या दे दिया, फ्लक्स की वैल्यू दे दी है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमको चार्ज पूछ लिया गया है, तो थोड़ा 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 16, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गिवन लिखा जाता है बेटा। तो इसका ए पार्ट अपन सोल्व कर रहे हैं। तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। आप इससे वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। हमें फ्लक्स दे दिया है और पहली चीज पूछी है बेटा नेट चार्ज, हमको बॉक्स के अंदर का नेट चार्ज पूछा है बेटा। तो नेट चार्ज जब फाइंड करेंगे तो अगर फ्लक्स देके चार्ज पूछ रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कौन से फॉर्मूले से हमारा काम होने वाला है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। पाई हमें दे रखा है बेटा, पाई कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना बेटा 8.85, 3 डिजिट तक भी रख सकते हैं, 8.854 होता है, आप 2 डिजिट तक रखें तो राउंड फिगर में भी करेंगे तो 8.85 सफिशिएंट है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चार्ज आ जाएगा। अगर सारी वैल्यू आप SI यूनिट में यूज़ करते हैं तो SI यूनिट में यूज़ करेंगे तो हमारे आंसर भी किस में आएंगे बेटा, SI यूनिट में आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई कर लें, 10 की पावर को अलग यानी एक साथ लिख दें। तो -12 पावर है इधर, +3 है, तो बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड होती है कि नहीं। तो -12 है +3 है, देन 10 की पावर कितनी लिखी जा सकती है, -9। और इसको साइंटिफिक मेथड में अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था साइंटिफिक मेथड में 10 के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है बेटा उसको बिटवीन 1 to 10 लिखा जाता है। तो बिटवीन 1 to 10 अगर आप लिखते हैं देन आप इसको लिख सकते हैं 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सर -9 है तो इसको इन शॉर्ट, कई बार क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमने जो आंसर निकाले हैं वो उसी फॉर्मेट में पूछ रहा है। बेटा आपको ये चीज़
जैसे 10⁻⁹ है तो इसको नैनो पढ़ सकते हैं हम। क्या पढ़ सकते हैं? नैनो। तो इस नैनो का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। देन वी कैन से 70.8 नैनो कूलम। हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वहाँ पे हमें 10 की पावर में अगर -9 नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे हो सकता है ये ऑप्शन आपको नैनो कूलम में दे रखा हो। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑप्शन इसका फाइंड किया है। सेकंड, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, यानी अगर हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है बेटा? 0 है। देन कुड यू कंक्लूड दैट, क्या आप ये निश्चित कर सकते हैं देयर वर नो चार्जेज इनसाइड द बॉक्स, क्या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? वाई और वाई नॉट? हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उसके बारे में अपने को अपना कंक्लूजन देना है कि अगर फ्लक्स 0 है देन आपके बॉक्स के अंदर चार्ज है कि नहीं। तो देखिए बेटा, और यहाँ पे ये ध्यान रहे कि आपका जो फ्लक्स था वो कैसा था बेटा? आउटवर्ड फ्लक्स था। तो आउटवर्ड फ्लक्स किसके वजह से हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है। इसी का बी पार्ट अगर आपको बताएं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट फ्लक्स बता रहा है, सॉरी, तो देखिएगा ये कह रहा है कि अगर आपका बॉक्स से जो आउटवर्ड फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, वो कितना है बेटा? 0 है। जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है बेटा? 0 है। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स वर 0, तो हमारा टोटल फ्लक्स ये 0 बता रहा है। देन इस कंडीशन में हमको बोल रहे हैं कि अंदर चार्ज है कि नहीं। तो आप ये बताइए, आपने जो क्वेश्चन किया है, बेटा, आप फॉर्मूले में देखिएगा, आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला आपने यूज किया है। आप सपोज कीजिएगा अगर आपका नेट चार्ज अगर 0 होता है देन फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को तो आप 0 कर नहीं सकते, उसके तो एक फिक्स वैल्यू है। तो सिग्मा क्यू, ये समीशन क्यू जो है वो नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स है। तो अगर सिग्मा क्यू को मैं 0 कर लेता हूं देन मेरा फ्लक्स भी क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो आपको अपनी बात को इस तरह से समझाना है कि सिग्मा क्यू 0 कब हो सकता है। तो सिग्मा क्यू 0 ये तब कब हो सकता है बताइए? आप ये बताइए, इफ ए डाइपोल इनसाइड द बॉक्स, इस कंडीशन पे विचार कीजिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बॉक्स के अंदर ले लेते हैं, तो डाइपोल अगर बॉक्स के अंदर ले लेंगे देन नेट चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होता है बेटा? 0। देयरफॉर फाई इज ऑल्सो भी 0। तो एक कंडीशन क्या बनती है बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी बॉक्स के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बॉक्स के अंदर है तो डाइपोल की क्या कंडीशन है कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज ऑफ डाइपोल होता है 0, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो भी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने की एक कंडीशन ये बन सकती है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर बॉक्स के अंदर है देन हमारा फ्लक्स क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। एक ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। डाइपोल में तो क्या बेटा? 2 ही चार्ज होते हैं। डाइपोल में तो क्या होता है? 2 ही चार्ज होते हैं। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है तो वो तो डाइपोल वाली कंडीशन बता दी आपने। डाइपोल में चार्ज कितने होते हैं बेटा? 2 चार्जेज होते हैं। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चार्जेज मान लो मल्टीपल चार्जेज हैं, किंतु आप जब उनको ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अमाउंट में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो अगर अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल आता है देन उस कंडीशन में भी हमारा नेट चार्ज क्या आएगा बेटा? 0 आएगा एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये फ्लक्स 0 है, अगर बॉक्स से जाने वाला आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, तो क्या आप ये कहेंगे कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, या चार्ज हो सकता है तो फ्लक्स कैसे 0 है? तो आपको अपनी बात को समझाना है कि फ्लक्स अगर 0 है तो हो सकता है कि डाइपोल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जा सकता है तब भी फ्लक्स 0 आएगा,
या हमारे मल्टीपल चार्जेज भी अगर बॉक्स के अंदर हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अमाउंट में इक्वल हैं, देन हमारा नेट चार्ज जीरो होने से तब भी फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। और कंडीशन ये भी बनती है कि उसके अंदर चार्ज ही ना हो, कंडीशन ये भी बनती है कि उसके अंदर बॉक्स के अंदर चार्ज ही ना हो, तो चार्ज की एब्सेंस में भी हमारा फ्लक्स क्या रहेगा बेटा, जीरो। तो इसमें दोनों कंडीशन बनती हैं, चार्ज बॉक्स के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर बॉक्स के अंदर है और फिर भी फ्लक्स जीरो है तो उसकी कंडीशन मैंने बता दी आपको। और आप कहें कि बॉक्स के अंदर अगर चार्ज नहीं होगा देन उस कंडीशन में भी हमारा फ्लक्स क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 जो आप देख पा रहे हैं बेटा, वो भी क्या है आपका, गॉस लॉ पे ही बेस्ड है। तो देखिएगा, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलाम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउ द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो जो 17 क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम, आपका जो पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम, वो एक स्क्वायर शीट है, उसकी साइड कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर हाइट पे आपका चार्ज है, और ये चार्ज आपका जो वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 माइक्रोकुलाम है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, वो 5 सेंटीमीटर अबाउ यानी ऊपर रखा हुआ है, किसके, सेंटर से ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर साइड के सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पे आपका 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। और एक फिगर में वो जस्ट इसके साथ एक फिगर अटैच था जो मैं बना रहा हूं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इमर्ज होगा, बाहर निकलेगा, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो फ्लक्स आपको निकालना है। अब मैंने कहा कि ये क्वेश्चन गॉस लॉ से अटैच्ड है या बेस्ड है, तो गॉस लॉ पे लगाने के लिए आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ जो है वो ओनली क्लोज्ड सरफेस पे वैलिड है। क्लोज्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक आपका गॉस लॉ जो लगाने वाले हैं वो ओनली क्लोज्ड सरफेस पे ही वैलिड है। तो आप बोलेंगे सर ये स्क्वायर कब से क्लोज होने लग गया, स्क्वायर शीट तो क्लोज सरफेस नहीं है, वो तो ओपन सरफेस है। तो हमको गॉस लॉ लगाने के लिए हमको यहाँ पे क्या इमेजिन करना है, क्योंकि जब तक आप सरफेस को क्लोज नहीं करेंगे तब तक गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिएगा, आपको क्या करना है बेटा, आपको इस सरफेस को एक क्यूब का एक फेस मानना है। आप इमेजिन करें कि क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होते हैं बेटा, क्यूब में क्या होते हैं, 6 स्क्वायर फेस होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की लास्ट की एक लाइन पढ़िएगा, हिंट, यानी ये क्वेश्चन में अपने को हिंट भी दे रहे हैं। थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ ए क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। आपको जो स्क्वायर दे रखा है उसको आप एक क्यूब का 10 सेंटीमीटर का एक फेस माने, ठीक है। तो इसका ये जो हिंट अपने को देना चाह रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये 10 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। अब ये बताइए, जो चार्ज आपका रखा है वो 5 सेंटीमीटर हाइट पे रखा है, तो ये जो साइड है, ध्यान दीजिएगा, मैं ओवरराइट कर देता हूं इसको। अपना जो स्क्वायर था, अपना जो स्क्वायर शीट था, वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो स्क्वायर शीट है उसका क्यूब का एक फेस मानिए, उसे उसे क्या मानिए, क्यूब का एक फेस मानिए, ठीक है। तो हमने मान लिया। अब इस कंडीशन में इससे जाने वाला फ्लक्स निकालना है, तो आप ध्यान दें, अगर मैं इसको क्यूब का एक फेस मान लेता हूं मेरे स्क्वायर शीट को, देन मेरा चार्ज क्या है, क्यूब के सेंटर में है। मेरा चार्ज क्या बेटा, क्यूब के सेंटर में है। तो क्यूब के सेंटर में तो मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो पहले तो क्या पूरे क्यूब से जाने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, कि गॉस लॉ तो क्लोज्ड सरफेस पे एप्लीकेबल है। तो इस पूरे क्यूब से जाने वाला फ्लक्स गाउस लॉ से हम निकाल सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और
आपको ध्यान है बेटा, इसको आप लिख सकते हैं, इसका अदर फॉर्म भी है, और अदर फॉर्म है 4πk इंटू सिग्मा क्यू। आप इसी को अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट को 4πk इंटू सिग्मा क्यू, क्योंकि वैल्यू तो वही आएगी। के क्या होता है बेटा, 1/4π एप्सिलॉन नोट होता है। तो इससे भी कर सकते हैं, अगर डेसिमल से बचना चाहते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं फ्लक्स। तो पूरे क्यूब से जाने वाला फ्लक्स हम निकालते हैं। क्यू हमारे पास कितना है बेटा, 10 माइक्रोकुलाम, जिसको एसआई यूनिट में आप क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, और हमारा ये आ जाएगा 10⁻⁻5 कुलाम। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 10⁻⁻5 कुलाम। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, 4 इंटू 3.14, के की वैल्यू आपको पता है बेटा, बड़ी इजी सी है, 9 इंटू 10⁻9, और क्यू की वैल्यू 10⁻⁻5। ठीक है। तो इस कंडीशन में अपना नंबर्स को अलग सोल्व कर लेते हैं, 10 की पावर को अलग सोल्व कर लेते हैं, 9 4 36 एंड 36 इंटू 3.14, इट इज 113.04। 10 की पावर कितनी दिखाई दे रही है बेटा आपको, -5 है, एंड पॉजिटिव पावर कितनी है, 9 है। देन हमारी आ जाएगी 4 वोल्ट मीटर। आ गए आंसर। जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, आंसर तो आपके आने वाले हैं, बट ये वो आंसर नहीं है जो ये पूछ रहा है। ये आंसर जो आपने निकालने बेटा, ये पूरे क्यूब से जाने वाला फ्लक्स है। ये क्या है, पूरे क्यूब से जाने वाला फ्लक्स है। तो हमको तो पूछा है स्क्वायर से जाने वाला फ्लक्स, तो स्क्वायर क्या है, ये आपने निकाला है 6 फेसेस। क्यूब का मतलब आपने 6 फेसेस से जाने वाला फ्लक्स निकाला है। फ्लक्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स का सिंपल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये वो फ्लक्स आपने निकाला है जो क्यूब से पास कर रहा है, तो क्यूब की 6 फेसेस से पास कर रहा है। हमें तो एक फेस से निकालना है, क्योंकि हमारा स्क्वायर तो उन 6 फेसेज में से एक फेस है। तो हमें अगर सिंगल फेस से जाने वाला फ्लक्स चाहिए, और चार्ज हमारा सेंटर पे, तो इक्वल फील्ड लाइंस पास कर रही हैं सबसे, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर से जाने वाला फ्लक्स अगर आपको निकालना है, तो आप यूं कह दीजिए कि वो स्क्वायर इसका ओनली एक फेस है। तो आपको नहीं लगता कि वो 1/6 पार्ट होगा टोटल नेट फ्लक्स का, जो हमारा क्यूब से पासिंग फ्लक्स है, जो हमारा क्यूब से पासिंग फ्लक्स है। तो क्यूब से पासिंग जो फ्लक्स है वो 6 फेसेस से पासिंग फ्लक्स है। हमको निकालना है एक फेस से पासिंग फ्लक्स। तो हमको क्या करना चाहिए बेटा, उस 6 फेसेस से जो फ्लक्स जा रहा है, तो 1 से कितना जाएगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 से डिवाइड करने के बाद नेट फ्लक्स में 113.04 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 6। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे डिवाइड बाई 6 हमारी वैल्यू आ जाती है 18.84, 18.84, और 10 की पावर कितनी बेटा, 4 है। देन ये जो आंसर आपने निकाला है, ये जो आंसर आपने निकाला है, ये आंसर आपका क्या है बेटा, ये आंसर आपका एक फेस से जाने वाला फ्लक्स है। ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे 16 एंड 17 दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं 16 में आपको क्या दिया हुआ था बेटा, 16 में आपको फ्लक्स दिया हुआ था बॉक्स से जाने वाला, एंड आपको चार्ज पूछा गया था, गॉस लॉ आपने लगाया एंड आपने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चार्ज की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। सेकंड वाले में ये कह रहा था कि अगर फ्लक्स जीरो है तो आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, तो आपने कहा अगर चार्ज नहीं होगा तो भी फ्लक्स जीरो होगा। चार्ज होने पर फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, तो आपने कहा अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बॉक्स के अंदर है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो बिकॉज चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। अगर चार्जेज मल्टीपल चार्जेज हैं और उस कंडीशन में हमारे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, देन भी हमारा नेट चार्ज जीरो होने की वजह से भी फ्लक्स जीरो आएगा। सेकंड जो 17 न्यूमेरिकल था उसमें कहा गया था कि आपका 10 माइक्रोकुलाम जो चार्ज है वो आपकी स्क्वायर शीट जो 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, तो 10 सेंटीमीटर साइड की स्क्वायर शीट के 5 सेंटीमीटर अबाउ एक 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और इस स्क्वायर शीट से जाने वाला फ्लक्स बताइए। तो आपने क्या किया, और हिंट दे भी रखा है इसमें, कि आपने इस शीट को इस
क्यूब का एक फेस मान लिया। तो जैसे ही आप क्यूब का फेस मानते हैं आपको क्लोज्ड सरफेस मिल जाती है और आप गॉस लॉ से क्यूब से जाने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो क्यूब से पासिंग फ्लक्स आप फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूब से पासिंग फ्लक्स निकालने का मतलब है कि आपने 6 फेसेज से पासिंग फ्लक्स फाइंड किया है, और हम जानते हैं कि हमें तो एक फेस से जाने वाला फ्लक्स निकालना था। तो 6 फेसेज का अगर ये है तो 1 फेस का निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दिया है, और हमने 1 फेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ फाइंड किया है। कुछ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक दो न्यूमेरिकल और लेंगे, फिर अपन एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये भी आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। अभी आपने 16-17 सॉल्व किए, अब हम सॉल्व करेंगे 18-19। तो देखिए बेटा, सबसे पहले 18 को ले लेते हैं। क्वेश्चन शांति से एक बार पढ़ लें। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। इसने तो भाई सब कुछ ही काम आसान कर दिया, इसने नाम ही बता दिया गॉसियन सरफेस। तो यहाँ से तो अपने को सीधा इंडिकेशन मिल जाता है कि गॉस लो यहाँ पे लगने वाला है। तो गॉसियन सरफेस की भाई साइड दे रखी 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे हैं यहाँ से? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा। सबसे पहले आप तो बस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिख लें, भाई दे क्या रखा है और सॉल्व क्या करना है। तो गिवन में आपको दिखाई दे रहा है चार्ज हमको दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम। एसआई यूनिट में आप लिखेंगे। देन माइक्रो के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 10⁻⁻⁶ से। और हमको क्यूबिक गॉसियन सरफेस की साइड दे रखी है, साइड को मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, और ये साइड 9 सेंटीमीटर है, जिसको 0.09 मीटर लिख सकते हैं। हमको पूछा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये फ्लक्स आप क्यूब से जाने वाला फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। वही गॉस लॉ लगाएंगे, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैंने कहा था इसको आप किससे सॉल्व कर सकते हैं? 4πk इंटू सिग्मा क्यू, क्योंकि दोनों एक ही बात है। एयर और वैक्यूम में आप के का वैल्यू रखेंगे तो बेटा यहीं आ जाएंगे वापस। फर्क क्या है? अगर ये लगाते हैं तो आपको डेसिमल नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आप डेसिमल नंबर से थोड़ा बच सकते हैं। डिपेंड करता है भाई, क्वेश्चन के आंसर तो सेम ही आने। एक ही फॉर्मूले के अदर फॉर्म लगाएंगे तो आंसर तो आपके सेम आएंगे। बट आपको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी कोई न्यूमेरिकल को अगर मेथड चेंज करने से हमारा 1-2 मिनट बचता है तो बेटा वो 1-2 मिनट हम किसी अदर क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी देखने वाली बात है। तो हमको भाई चार्ज दे रखा है, और हमको क्या पूछा है? फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स पूछने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, इस फॉर्मूले से काम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 4π के की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁻⁹, ये हमारा कांस्टेंट है। और चार्ज हमको दे रखा है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो वही बात है बेटा, पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, और नंबर्स को सॉल्व करने के बाद हम 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, एंड 72 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 3.14 से। तो देखिएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, 8 9 जा 72, 72 को किससे करेंगे बेटा? 3.14 से। तो वैल्यू कितनी आती है देखिएगा? 226.08, 226.08। ये तो हुआ अपना नंबर्स का मल्टीप्लाई। नाउ 10⁻⁹ पॉजिटिव है, 6 क्या है बेटा? माइनस क्या है? देन वी कैन राइट 10⁻3। तो ये जो वोल्ट मीटर यूनिट हो गई अपनी, ऐसा यूनिट हो गई, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। साइंटिफिक मेथड में लिखना चाहते हैं, मैंने कहा कि 10 के मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो बिटवीन 1 to 10 होना चाहिए। ठीक है। तो आप सोचिएगा, इसको 1 to 10 करने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 2.26। ठीक है। तो वहाँ पे अपनी इसको अप्रोक्सीमेटली 2.26 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट मीटर।
ठीक है, क्योंकि राउंड फिगर में करते हैं तो आप जीरो को 5 से छोटा नंबर होता है तो उससे पहले वाला डिजिट हम नो चेंज रखते हैं। अगर 5 से बड़ा डिजिट अगर हमको हटाना होता है राउंड फिगर करते समय तो हम एक डिजिट बढ़ा के लिख देते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली लिखते समय थोड़ा राउंड फिगर का ध्यान रखें। तो देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमको चार्ज दे रखा था और हमसे क्या पूछा गया था, और क्यूबिक सरफेस थी तो गॉस लॉ एप्लीकेबल था, लगाना ही चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, क्यूब से जाने वाला फ्लक्स आ गया। अब क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 19 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन 19, ए पॉइंट चार्ज कोजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, देखो माइनस साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है। तो माइनस साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा चार्ज कैसा है, चार्ज हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव फ्लक्स आएगा। नेगेटिव फ्लक्स को इनवर्ड फ्लक्स भी कहते हैं और पॉजिटिव फ्लक्स को आउटवर्ड फ्लक्स कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज है कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो गिवन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखे बेटा -1 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले रखी है, गॉस लॉ वाला तो अपने आप इंडिकेट ही कर देता है। 10 सेंटीमीटर रेडियस, अपने को रेडियस दे रखी है स्फीयर की, तो स्फीयर की रेडियस हमें दे दी 10 सेंटीमीटर और SI यूनिट में हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। सेंटर्ड ऑन द चार्ज, अब पहली बात, इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस वर डबल्ड, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाता है, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो पहली जो बात ये कहना चाह रहे हैं, इफ रेडियस, नई रेडियस को मैं R' मान लेता हूं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रेडियस को आप क्या कर देते हैं बेटा, डबल कर देते हैं, रेडियस को आप क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, कितना फ्लक्स पास करेगा। तो आपको मैंने बताया था जब गाउस लॉ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि रेडियस को डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 3/4 कर देते हैं, तो बेटा सरफेस शेप्स बदलने से आप जो आपका क्लोज्ड सरफेस है उसको आप चेंज कर देते हैं, तो उससे हमारे फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमारे सामने है। हमको चार्ज रखना है, सरफेस के अंदर होना चाहिए, चार्ज रखना है, एप्सिलॉन नोट काम आएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो सरफेस की शेप से यहाँ पे हमारे फ्लक्स की वैल्यू में कोई इफेक्ट आ रहा हो। तो ध्यान रहे कि अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो आपकी जो शेप है, क्लोज्ड सरफेस की जो शेप है, उससे हमारे फ्लक्स को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसका जवाब आप देंगे, रेडियस अगर डबल कर देंगे देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स remains unchanged, इलेक्ट्रिक फ्लक्स remains unchanged। सेकंड कह रहे हैं बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू भी बताइए। हमको क्या पूछ रहा है बेटा, चार्ज की वैल्यू भी बताइए। तो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ पाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन सिग्मा क्यू इक्वल टू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है बेटा, -10⁻³ एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो नंबर्स के नाम पे तो अपने पास ओनली 8.85 है, तो 8.85 इंटू 10⁻, तो माइनस की 12 है बेटा, प्लस की 3 है और आगे माइनस साइन है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो अपना कितना आ जाएगा, माइनस का 9 बचेगा कि नहीं। तो आप क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कुलाम लगा सकते हैं। इन शॉर्ट में आप इसको -8.85 नैनो कुलाम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो आपने 4 क्वेश्चन देखे अभी गाउस लॉ पे, 16, 17, 18, 19। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने देखा, 17 भी देखा, 18 भी देखा, 19 भी देखा। ये सारे क्वेश्चंस किस पे बेटा? गॉस लॉ पे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको इस पे बताना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हमें करना क्या है बेटा? गॉस लॉ की एप्लीकेशंस स्टडी करनी है, और इसकी एप्लीकेशन तो काफ़ी हैं, किंतु अभी बात कर रहे हैं कि हमारे एनसीईआरटी में कितनी है। क्योंकि हमें बात तो भाई देखो, वैसे तो किसी चीज़ का अपन ये कहें कि भाई कितनी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन तो इस पे पहले सिलेबस में 5 5 डेरिवेशन भी आती थी। अभी फिलहाल जो कोविड के बाद जो आप सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, उसमें गॉस लॉ की एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन आपके पास हैं। सॉरी। देखिए बेटा, तो हमारे पास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें फाइंड क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कंडीशन में निकालेंगे। तीनों में क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक तो बेटा फॉर चार्ज्ड वायर, एक तो आपको चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज्ड प्लेट के लिए। और एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज्ड स्फीयर के लिए। ये 3 एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसको डिराइव करना है। एक हमको निकालना है बेटा चार्ट वायर के लिए, एक निकालना है चार्ट प्लेट के लिए, एक निकालना है चार्ट स्फीयर के लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका लिखा जाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ट वायर है, जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको। फर्स्ट डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a infinite long charged wire। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर को कैसे ड्रॉ किया जाए, तो ध्यान देना बेटा, और इसको इनफाइनाइट लेने का रीजन क्या है वो भी देखते हैं। इस पे हम क्या दिखा देते हैं बेटा? इस पे चार्ज दिखा देते हैं। चार्ज तो पूरे वायर पे है, बट इसको हम स्टडी करेंगे बेटा एल लेंथ पे। तो हमारा जो वायर की लेंथ है, एल लेंथ पे जो मेरा चार्ज है बेटा, उस चार्ज का अमाउंट है क्यू। ठीक है, और चार्ज हमारा किस यानी किस फॉर्म में? 1 डायमेंशनल फॉर्म में है। हमने स्टडी किया था कि चार्ज डेंसिटी के टाइप्स कितने हैं, उसमें था लीनियर चार्ज डेंसिटी था, लैम्डा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, सिग्मा था, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था? आपका रो था। तो यहाँ पे जो चार्ज है बेटा वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी है बेटा? लेमडा है। ठीक है, अब आर डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं पॉइंट। आर डिस्टेंस पे हम क्या ले लेते हैं बेटा? पॉइंट ले लेते हैं। तो आर डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस भी लेनी पड़ेगी। हमें क्या लेनी पड़ेगी बेटा? गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी।
तो गाउसियन सरफेस आपकी जो होनी चाहिए वो सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं और आपका गाउसियन सरफेस कहेंगे इसे, और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस सरफेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको इनफाइनाइट लॉन्ग लेने का पर्पस क्या था, क्या रीजन था। जब हमें स्टडी एल लेंथ पे करनी है तो इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों बताया जा रहा है। इसको इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये जो गाउसियन सरफेस आपने लिए बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखने के लिए, क्योंकि गाउसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो इसके ऊपर भी चार्ज है, नीचे भी चार्ज है, तो ये क्या करेगा, फील्ड लाइन को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाने देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, और पैरेलल चलेंगी तो वहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो अगर फाइनाइट लेंथ आप ले लेते, अगर फाइनाइट लेंथ आप ले लेते देन क्या होता, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किनारों पर यूनिफॉर्म नहीं रह पाता। जबकि कंडीशन है कि गाउसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। इसलिए ध्यान रखना, इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है ताकि हमारा गाउसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो देखिएगा अब आगे, अब बात करते हैं कि सर गाउसियन सरफेस पे पॉइंट होना चाहिए। तो गाउसियन सरफेस पे पॉइंट आपने बीच वाली सरफेस पे ले लिया है, आप ऊपर वाली सरफेस पे भी ले सकते हैं, नीचे वाली सरफेस पे भी ले सकते हैं। तो चलो लेके देखते हैं। तो बेटा पॉइंट आपका ऊपर वाली सरफेस पे भी हो सकता है, पॉइंट अपना नीचे वाली सरफेस पे भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से जाने वाला फ्लक्स भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। गाउस लॉ है, तो गाउस लॉ आप जानते हैं बेटा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स के लिए आपको स्मॉल एरिया भी यहाँ पे दिखाना चाहिए। पॉइंट जो आप ले रहे हैं ना बेटा, वो जिस स्मॉल एरिया पे है वो आपको यहाँ पे शो करना है। ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस स्मॉल एरिया पे है, स्मॉल सरफेस एरिया पे है, उसको आप थोड़ा सा राउंड कर दें, ये स्मॉल सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे लेबल्ड थोड़ा कर देते हैं इसको। ये हमारी गाउसियन सरफेस है बच्चों, ठीक है, और ये स्मॉल एरिया है। अब देखिए करें क्या, ये जो पॉइंट हमने लिया है बेटा, इस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है बेटा, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। और जो लाइन ज्वाइंट करती है इन्हें, जो लाइन चार्ज से पॉइंट को ज्वाइंट करेगी, उसके अलोंग आपको आउटवर्ड डायरेक्शन दिखानी है। तो ध्यान दीजिएगा, पी पॉइंट पे ये ज्वाइनिंग लाइन जो आपकी है, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप दिखाएंगे तो आउटवर्ड किधर आएगी, डायरेक्शन में आएगी कि नहीं। एक जो पॉइंट आपने जिस स्मॉल एरिया पे लिया है, वो स्मॉल एरिया क्या बेटा, डीएस है, ठीक है, डीए भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जो एरिया पे आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है बेटा, उसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, देन थीटा इनके बीच में कितना है, 0 डिग्री। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका आउटवर्ड इधर आ जाएगा, किंतु एरिया वेक्टर जो पॉइंट आपने लिया उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। तो इसका एरिया वेक्टर चला जाएगा ऊपर, तो थीटा बन गया 90 डिग्री। अगर हमारा नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप पॉइंट लेते हैं, देन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर शो कर देगा डायरेक्शन, बट डीएस की डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी थीटा हमारा कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना डायग्राम है। तो आपने चार्ड वायर लिया, चार्ड वायर के चारों तरफ क्या ले लिया, एक गाउसियन सरफेस ले लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो पॉसिबल कंडीशंस हैं, भाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा बीच वाली जो कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, हमने गाउसियन सरफेस कैसे लिए, सिलेंड्रिकल लिए। तो सिलेंड्रिकल का बीच वाला जो कर्व पार्ट है उस पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इमेजिन किया है। और भी पॉसिबल कंडीशंस ले लीजिए, पॉइंट ऊपर वाले जो पाई आर स्क्वायर एरिया आपको दिख रहा है बेटा, उस एरिया पे भी हो सकता है। हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी हो सकता है। तो जितनी पॉसिबल कंडीशंस हैं उस कंडीशंस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट को शो किया गया है। अब हमें फ्लक्स निकालना है।
तो बेटा कुछ स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे, कुछ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो उस स्टेप से इसको जैसे 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे, 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हर स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि सर 4 स्टेप कौन सी बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो डिराइव करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कीजिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं ई डॉट डी एस से, ई डॉट डी एस से। किंतु पूरी सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, देन हम क्या करते हैं बेटा, सरफेस को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। बीच वाला जो कर्व पार्ट है उसको सरफेस मान लेते हैं S1, जो ऊपर वाला आपको जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसको मान लेते हैं सरफेस S2, जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसको हम मान लेते हैं सरफेस S3। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर देते हैं। तो सरफेस S1 के लिए हमने फ्लक्स लिखा है, सरफेस S2 के लिए फ्लक्स लिख देते हैं बेटा, एंड सरफेस S3 के लिए भी हमने फ्लक्स लिख दिया है। आप जानते हैं बेटा फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का स्केलर प्रोडक्ट है। अब ई डॉट डी एस को आप लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब ई डी एस कॉस थीटा जब लिखें, देन आप थीटा पे थोड़ा ध्यान रखें कि आपने जिस सरफेस को जहाँ पे लिया है उसमें ई और डी एस का थीटा क्या चल रहा है। जैसे S1 हमने इसको लिया, S1 में ई और डी एस का बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। S2 में ई एंड डी एस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। S3 में ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा रखते समय ध्यान रखें जो सरफेस है उसके साथ उसी का एंगल लिखना है। ठीक है, तो इन फर्स्ट S1 के लिए जब आप लिखेंगे देन आप लिख पाएंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। इसके लिए आप लिखेंगे देन आप लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और S3 के लिए लिखेंगे देन वी कैन राइट ई डी एस कॉस 90 डिग्री, राइट। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे नाम आप दें तो यहाँ पे जैसे मान लो किसी बच्चे ने दे दिया S1 S2 S3, किसी ने दे दिया S1 S2 S3, तो आपने जिस तरह से डायग्राम में थीटा रख रखे ना, जैसे नाम दे रखे हैं सरफेस के, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे डायग्राम को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन होनी चाहिए। रटना नहीं है बेटा किसी चीज़ को, आप पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आपको हर लाइन के बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं। तो कोस 0 का वैल्यू 1 है बेटा, तो अपना S1 के लिए वैल्यू आ जाएगी ई डी एस। बेटा सेकंड का कोस 90 जीरो होता है, तो कोस 90 जीरो होने की वजह से हमारे सेकंड थर्ड वैल्यू क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। यहाँ पे ई डी एस बचेगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा था ना यूनिफॉर्म रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, गाउसियन सरफेस में यूनिफॉर्म है, तो एज ए कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा डीएस का। अब ध्यान दीजिए डीएस क्या है, डीएस वो स्मॉल सरफेस एरिया बेटा जिस पे पॉइंट है। डीएस क्या है, वो स्मॉल एरिया है जिस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो छोटा सा एरिया डीएस है, देन कंप्लीट एरिया कितना है। आप जानते हैं ज्योमेट्री में सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट का एरिया होता है बेटा वो 2πRh होता है। वो कितना होता है बेटा, 2πRh होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ वो क्या यूज़ करने वाला हूँ, 2πRh। ये बात और है कि यहाँ पे हाइट को हमने L की फॉर्म में लिया है। यहाँ पे हाइट को हमने किस फॉर्म में लिया है, L के रूप में लिया है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया तो हमने अलग कर दिया ना। हम बीच वाला S1 जो है सरफेस, उसका एरिया क्या होगा बेटा, 2πRh होगा। तो 2πRh में हाइट को आप L की फॉर्म में ले रहे हैं, देन यू कैन राइट 2πRL। तो ds का इंटीग्रेशन कितना है बेटा, 2πRL, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप थी। तो मैंने कहा कि आपको मैं ये डेरिवेशन 4 स्टेप में कंप्लीट कराने वाला हूँ और हर स्टेप पे मैं एक स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको डेरिवेशन याद ही हो जाए, बस एक बार आपको रफ में प्रैक्टिस करनी है इसकी।
बाकी पूरी कोशिश रहेगी आपको अब भी याद हो जाए। तो देखो बेटा, पहली स्टेप में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व करना है और बाकी स्टेप छोटी हैं। 4 स्टेप टोटल आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे फाइनल आंसर तक आप पहुँच पाएँ। अब आपने एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया बेटा फॉर्मूला से, डेफिनेशन भी यही है, ई और डी एस का स्केलर प्रोडक्ट फ्लक्स होता है। अब हम चाहते हैं कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो अभी तक सर गॉस लॉ की तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे आप, तो बेटा अब लगाते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ भी हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही देने वाला है, वो अपने अकॉर्डिंग देने वाला है। तो सेकंड स्टेप को हम लिख देते हैं स्टार अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हैं बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड, बिकॉज सिग्मा Q इक्वल टू, सिग्मा Q क्या होता है बताइए, सिग्मा Q क्या होता है बेटा, गॉस लॉ में सिग्मा Q होता है जो क्लॉड सरफेस आप ले रहे हैं उसके अंदर का चार्ज। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको Q, इस पूरे सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस में हमारा चार्ज कितना है Q, देन सिग्मा Q की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, सिग्मा Q की वैल्यू कितनी है बेटा Q। तो ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने फ्लक्स की वैल्यू लिख दी, ठीक है। एंड मैंने कहा था कि टोटल हम क्या करते हैं बेटा, 4 स्टेप में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, थर्ड स्टेप हमारी चल रही है। तो देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपने फाई निकाल लिया, सेकंड में गाउस लॉ से आपने फाई लिख लिया, बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि चार्ज की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो चार्ज की वैल्यू के लिए आप चार्ज डेंसिटी लेंगे, कौन सी लेंगे, लैम्डा सिग्मा रो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज करेंगे। देन हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, सो Q इक्वल टू lambda L, इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि चार्ज की वैल्यू हम चार्ज डेंसिटी से लाते हैं, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू चार्ज डेंसिटी से आ गई कि नहीं, ये चार्ज की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं बेटा, गॉस लॉ में। तो फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, then flux will be lambda L upon epsilon नॉट, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने कहा था 4 स्टेप, 4 स्टेप 4 स्टार, 1 2 एंड 3। आप बोलेंगे सर एक स्टार और बढ़ाते 5 स्टार बन जाता, तो अभी 4 स्टार से ही काम चलाते हैं। तो बेटा 3 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है फाइनल, ठीक है। अब खेलते हैं फाइनल, दिस इज माई लास्ट स्टेप। हमें फाइंड क्या करना है, अब लास्ट स्टेप आ गई तो आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट में आप क्या करें बेटा, दोनों फाई को कंपेयर कर दीजिए, इसीलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको बॉक्स में डाल दिया। देन फाइनली आप क्या करते हैं बेटा, कंपेयर द बोथ वैल्यूज ऑफ फाई, कंपेयर द इक्वेशंस फर्स्ट एंड 4। तो फर्स्ट एंड 4 को कंपेयर कर देते हैं, एंड फर्स्ट एंड 4 को कंपेयर करके आमने सामने वैल्यू रख देते हैं इनकी, और फटाफट लाते हैं आंसर। 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, एल से एल कैंसिल हो जाएगा ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं बेटा जो कांस्टेंट होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आप इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। और ये ध्यान रहे जो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के क्या बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आर के डिस्टेंस के क्या बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो
ये था अपना गाउस लॉ का पहला एप्लीकेशन था बेटा, जिसमें हमने चार्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। जो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या है, दो फॉर्म है इसकी, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट भी है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है बेटा, 2 k लैम्डा अपॉन r। अगर आप इसका कोई न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो इसमें टोटल 4 स्टेप से आपको ये डेरिवेशन में आपको बताया गया कि आंसर आप फाइंड बहुत इजीली कर सकते हैं। आप डेरिवेशन को क्या करें बेटा, डेरिवेशन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। आप पूरी डेरिवेशन को एक साथ याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डेरिवेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में आप डेरिवेशन को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम याद बहुत इजीली रख पाएंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। हम क्या चाहते हैं बेटा, हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ते हैं और अगर हमारे समझ में आ जाती है, देन वो चीज़ हमें क्या रहनी चाहिए, वो पूरे साल याद रहनी चाहिए। तो आप जो डेरिवेशन देख रहे हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसमें मैंने कहा आप पूरे को एक साथ याद करने की बजाय आप क्या करें, आप इसको 4 टुकड़ों में बांट लें। पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला बेटा, सबसे पहले डायग्राम को समझना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गाउस लॉ से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा, जो क्यू की वैल्यू थी आपने चार्ज डेंसिटी से क्यू का वैल्यू फाइंड किया, और चार्ज डेंसिटी से क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने दोनों फाई को कंपेयर करके और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल दी। तो इस तरह से हम किसी भी डेरिवेशन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और बेटा आपको डेरिवेशन में बिल्कुल भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ की जो रिमेनिंग टू डेरिवेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, एक चार्ज प्लेट के लिए, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मज़ा आएगा क्लास में और इसको थोड़ा रिवाइज करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।